हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। आपका प्रीलिम्स का 2022 का पेपर हो चुका है और यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स और उसी से रिलेटेड करंट एस्पेक्ट के जो क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक कोर पर्सपेक्टिव से देखें तो लगभग 17-18 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स पे हैं और यहाँ पे अगर करंट एस्पेक्ट को इंक्लूड करते हैं जिसके अंदर कुछ इंटरनेशनल एस्पेक्ट हैं, कहीं पे स्कीम को लिंक किया है, तो ऐसे मिला के कुछ 24 क्वेश्चन हम इस लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। इस सेशन का पीडीएफ आपको इस लिंक पे प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा फ्री जो क्लासेज हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए आप इस लिंक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, घर बैठे आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सेट नंबर बी डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पे पूछा गया रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट जो फैसिलिटी है ये न्यूज़ में रही हैं, तो किससे रिलेटेड है। अभी श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और वहाँ पे बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का इशू चल रहा है, मतलब उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा नहीं है कि वो इंपोर्ट अफोर्ड कर सकें और आईएमएफ से वो हेल्प की बात कर रहे हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी कई बार न्यूज़ में रहा। और पहले क्या होता था, एक तरह से इमरजेंसी अगर आपको फंडिंग चाहिए तो आईएमएफ की तरफ से वो फैसिलिटी दी जाती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होते थे। तो उसी को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए इन्होंने रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी स्टार्ट किया और ये इसका आंसर सीधा बी चला जाएगा। तो 31 का आंसर आपका बी रहेगा। सेकेंड हम देखें तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और एक मॉडरेट लेवल पे आपका रहेगा। पूछा जा रहा है इंक्रीज इन द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। देखिए, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एक तो होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जो कि आपकी सामान्य जो एक्सचेंज रेट चल रही है $1.77 रुपए के बराबर समथिंग। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट पूछा है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपके जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है उनकी जो करेंसीज है उनका वेटेड एवरेज लिया जाएगा और फिर उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो ये हो गई नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब यही नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को अगर हम इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर देते हैं तो वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आपका बन जाता है। तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अगर आपका बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है कि डोमेस्टिक करेंसी जो है ये इंक्रीज कर रही है अगेंस्ट द बास्केट ऑफ अदर करेंसीज। तो यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी अगर इंक्रीज कर रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि एप्रिसिएशन, ठीक है ना, रुपए का एप्रिसिएशन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है। अब हमारी करेंसी का अगर एप्रिसिएशन हो रहा है तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब है एक्सपोर्ट के अंदर जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ेगी या घटेगी। तो जनरली हम देखते हैं कि रुपया जब कमज़ोर होता है, डेप्रिसिएशन होता है, तो हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। तो यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट नहीं होगा, सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि रीर या नीर को अगर हम देखें तो रीर और नीर में इतना ही फर्क है कि रीर के अंदर आपने इन्फ्लेशन के लिए इसको एडजस्ट कर दिया है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही जाएगा और थर्ड स्टेटमेंट आप को आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो दोनों के अंदर जो ये है इंक्रीज करेगा डाइवर्जेंस डेफिनेटली, क्योंकि उनके अंदर इन्फ्लेशन एक मेजर फैक्टर है। तो 1 और 3 के साथ आप सी ऑप्शन के साथ इस पर जा सकते हैं। अगेन दिस वाज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन, इतना इजी नहीं था क्वेश्चन। और 33rd क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ज़्यादातर क्वेश्चन में ट्रेंड यही रहा है कि करंट और स्टैटिक पोर्शन मतलब कंसेप्चुअल पार्ट को लिंक किया गया है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है, आरबीआई क्या करेगा, लाइकली टू बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई यहाँ पे क्या बाई करेगा, मार्केट से। तो देखिए, मार्केट से बाई करेगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो आरबीआई के पास आ गई और उतना पैसा मार्केट में चला जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन को और बढ़ाएगी। बट ऑलरेडी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन तो आरबीआई नहीं करेगा, बाई नहीं करेगा, ये सेल कर सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका 100% रॉन्ग हो गया। जैसे ही आपका ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग होता है, गो फॉर द एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन टेक्निक हमने बहुत बार करी थी, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने किए थे गाइज, और उसकी क्लासेस के फ्री क्लासेस रही हैं, इनके लिंक आपको मिल जाएंगे जो मैंने शुरू में भी डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हमने जो पिछले 10 साल के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन किए थे उसमें ये जो एलिमिनेशन टेक्निक है बहुत जगह काम आई थी। और यही चीज़ आप देख रहे हैं 2022 के पेपर में भी आ रहा है। तो आपने जैसे ही ऑप्शन 1 को एलिमिनेट किया, आपको अपना आंसर मिल गया, बी यहाँ पे आंसर चला जाएगा। आप चाहें तो नीचे स्टेटमेंट को भी पढ़ सकते हैं। रुपीज़ रैपिडली डेप्रिसिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल इन द डॉलर्स। तो आरबीआई ने भी मार्केट में डॉलर स्वैप किए, जहाँ पे मार्केट में डॉलर गया और इससे क्या होगा, डॉलर की डिमांड कम होगी और रुपया मजबूत होगा। थर्ड ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ पे कम होगी तो अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होगी, इजी मनी सप्लाई हो जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे इमर्जिंग इकोनॉमी में। इंडिया में ज़्यादा डॉलर्स आ रहे हैं तो आरबीआई यहाँ पे डेफिनेटली विल लाइकली टू बाय द डॉलर्स। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो एलिमिनेशन से भी जा सकते हो अगर सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट पे कंफ्यूजन है। तो ये एक क्वेश्चन था जो आप कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज ऑफ दिस एलिमिनेशन टेक्निक। 34 पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा
मॉडरेट लेवल पे रहेगा। ये न्यूज़ में था इवन जब कोरोना चल रहा था उस टाइम पे भी न्यूज़ में था। ये रीज़न ये था कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे जो देश हैं उनको उन्होंने कर्जा ले रखा है, वो चुका नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसी इनिशिएटिव को एक नया फॉर्म देने के लिए यहाँ पे G20 की तरफ से कॉमन फ्रेमवर्क स्टार्ट किया गया। ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक के अंडर में एक इनिशिएटिव था, उसको अगर यहाँ पे मेंशन किया जाए तो G20 ने यहाँ पे स्टार्ट किया पेरिस क्लब के साथ में। और पेरिस क्लब है बेसिकली जो लोन देते हैं, क्रेडिटर कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे मदद करते हैं जो दूसरे देश हैं उनको लोन चुकाने में। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 34 के अंदर आंसर आपका सी चला जाएगा। 35 में आते हैं, विद रेफरेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पे चर्चा की गई है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के अंदर आपका क्या रहेगा, जो आपने इन्वेस्ट किया है अमाउंट वो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है, ताकि आपको इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि नुकसान हो रहा है। तो जनरली ज़्यादा इन्फ्लेशन के टाइम पे भी लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट, अगर यहाँ पे भी अगर हम चर्चा करें तो आप अगर देखेंगे कैन रिड्यूस द कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब होता है एक तरह की इंटरेस्ट रेट जो कि बॉन्ड पे दी जा रही है। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स रेट बॉन्ड है, एक तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी, गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाएगी। तो बिल्कुल गवर्नमेंट इसके ऊपर चेंज कर सकती है कूपन रेट को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड को अगर आप देखोगे, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ना ऑफ दिस इन्फ्लेशन इंडेक्स बैंड। बॉन्ड की इन्वेस्टर को क्या कर रहा है, जो अनसर्टेन सिनेरियो है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, वहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। थर्ड देखिए, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन, मतलब जो आपको यहाँ पे एक तरह से प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्ट करने के बाद में, वो टैक्सेबल नहीं है। ये अपने आप में बहुत मेजर है, क्योंकि बहुत कम ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे सुकन्या समृद्धि है जहाँ पे आपका मेच्योरिटी अमाउंट है उस पर टैक्स नहीं लग रहा है ना। ई वाली कैटेगरी में आ रही है, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट, जहाँ पे आपने जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, फाइनल अमाउंट है, ये सारी चीज़ें वो है। तो ये इस केस में नहीं आता है, इस पर आपका टैक्स लगेगा जो भी टैक्सेस हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जैसे ही आप एलिमिनेट करते हो, आपको यहाँ पे ऑप्शन अपना मिल जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ते हैं, ट्राई टू एलिमिनेट द एक्सट्रीम स्टेटमेंट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द आंसर। तो 35 का जो है ए आंसर हो जाएगा। 36 पे हम आते हैं, विथ रेफरेंस टू फॉरेन ऑन ई कॉमर्स फर्म ऑपरेटिंग इन द इंडिया, दो स्टेटमेंट दिए गए। अब ये हालांकि क्वेश्चन इतना ईजी नहीं है, आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, दे कैन सेल, मतलब ई कॉमर्स जो फर्म है इंडिया के अंदर फॉरेन ऑन, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट भी अब तो वॉलमार्ट के अंदर है, तो उनके लिए क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या वो अपने जो गुड्स हैं, खुद के गुड्स अपने प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं, क्या वो जो सेलर हैं वहाँ पे, जो बिग सेलर हैं, उनकी लिमिटेड रहेगी, है ना, उसके अंदर उनकी जो ऑनरशिप है वो लिमिटेड रहेगी। दो स्टेटमेंट दिए गए। अब ये जो क्वेश्चन आया है हालांकि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पे जाएगा, क्योंकि अगर स्पेसिफिकली आपने ये नहीं पढ़े हैं रूल्स, ई कॉमर्स रूल, तो फिर डिफ़िकल्ट होगा। ये हमने कवर किया था, लेट मी जस्ट मेंशन, मैंने एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है, ये 9 महीने पहले हमने कवर किया था, जब अमेजोन और क्लाउड टेल ने अपनी पार्टनरशिप को एंड किया था। और इसी लेक्चर का, ये पाथफाइंडर पे लेक्चर मिल जाएगा, इसी का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला है, जिसमें ये लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के 2018 का ये प्रेस नोट है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे आप देखेंगे, परमिट्स कंपनी सच एज अमेजोन, फ्लिपकार्ट टू वर्क ओनली एज मार्केट प्लेसेस, ओनली एज मार्केट प्लेसेस, ठीक है, केवल मार्केट प्लेस के रूप में ही वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप नीचे स्टेक होल्डिंग देखेंगे तो इनको लिमिट किया हुआ है, जिस वजह से ये जो एंड हुई थी पार्टनरशिप, उसका रीज़न है। तो आप अगर इस तरह से करंट अफेयर से अपडेट हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज इतना इजी भी नहीं है जितना लग रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये सेल नहीं कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकी ऑनरशिप के ऊपर कुछ लिमिटेशन है, लेकिन ऑनरशिप ले सकते हैं। तो 36 का आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 37 में पूछा गया है रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जनरली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और आप मान सकते हो कि बाउंसर लाइक क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो। क्या यहाँ पे पूछा है रियल सेक्टर, अगर आपको पता है इकोनॉमी का क्या होता है तो ही आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये वो सेक्टर नहीं है जो इकोनॉमी के सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। रियल सेक्टर का मतलब होता है नॉन फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल जो कॉरपोरेशंस हैं उससे ये बना हुआ है। अब इसमें अगर आप देखेंगे नॉन फाइनेंशियल कौन कौन से हैं, फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, तो ये तो क्रॉप प्रोडक्शन में आ जाएगा, इसमें फाइनेंशियल का कोई रोल नहीं है। टेक्सटाइल मीन कन्वर्टिंग द रॉ कॉटन, ये भी नॉन फाइनेंशियल में है। तो 1 और 2 तो ऑप्शन में आने ही हैं। तो 1, 2 कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ये 2 आप एलिमिनेट कीजिए। अब या तो ए होगा आंसर या डी होगा। अब आप देख रहे हैं कमर्शियल बैंक लैंड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, फाइनेंशियल वाला सेक्टर हो गया। फाइनेंशियल सेक्टर का सिंपल सा मतलब है कि पैसे का लेन देन हो रहा है किसी भी रूप में। कॉर्पोरेट बॉडी रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड आपका इशू कर रही है, बॉन्ड इशू कर रही है मतलब उधार ले रही है, अगेन वही फाइनेंशियल रिलेटेड हो गया। तो इन 2 को हटाओगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा ए।
तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब जनरल तो नहीं कह सकते, अगर आपका कोर इकोनॉमी है तो आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 37 पे। 38 पे आते हैं, तो ये चर्चा में रहा था इनडायरेक्ट ट्रांसफर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स, जो चर्चा में रहे। ये चर्चा रही थी आपकी जब ये केस चल रहा था वोडाफोन के रिगार्डिंग, या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के रिगार्डिंग, रेट्रो टैक्सेशन के रिगार्डिंग, जिसमें ये था कि जो कंपनी ने कोई भी जो फॉरेन कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है इस तरह से, उसने कोई शेयर वगैरह का ट्रांसफ़र किया है, और वो शेयर अपनी जो अपनी वैल्यू है वो इंडिया के अंदर उसके एसेट है वहाँ से डिराइव कर रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, करंट एस्पेक्ट भी यहाँ पे ऐड है। तो इसमें अगर आप चारों ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं, यू विल फाइंड दिस डी ऑप्शन वेयर इट इज़ मेंशन कि जो फॉरेन कंपनी अगर ट्रांसफ़र कर रही है शेयर, और ये जो शेयर्स हैं अपनी वैल्यू को असेट्स लोकेटेड इन इंडिया यहाँ से डिराइव कर रहे हैं। तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। 39 क्वेश्चन पे आते हैं। 39 क्वेश्चन में पूछा गया है विथ रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर, जो खर्चा किया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी द्वारा, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, फाइन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कॉन्सेप्ट है अपने आप में। तो ये आपकी यहाँ पे हमने पाथफाइंडर पे एक इकोनॉमी सीरीज चला रखी है। उस इकोनॉमी सीरीज में ये जो कॉन्सेप्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ये मैंने बजट के कॉन्टेक्स्ट में या फिस्कल पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे डिस्कस किया है। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कंपनी पे भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैच कर दिया है आपका। और ये देखिए जो रेवेन्यू बजट है इसके अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, फिर कैपिटल बजट में कॉन्सेप्ट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो वही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पे इस क्वेश्चन में लग रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट क्रिएशन हो रहा है, फाइन, एक तरह का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, उसके लिए खर्चा कर रहे हो। अब आप नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हो तो ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर आप एक्वायर कर रहे हो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ने की संभावना है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा। सेकेंड ऑप्शन में लिखा गया डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब आप उधार ले रहे हो तो वो क्या एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नहीं, अगर आप उधार देते तो मान सकते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपके असेट क्रिएट होते। तो ये उधार लेने वाली चीज़ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आपकी नहीं आएगी। और यहाँ पे अगर हम दूसरा मूव करें, इक्विटी फाइनेंसिंग इज ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया है ना, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे 39 का जो आंसर जाएगा वो आपका ए चला जाएगा। अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आसानी से ध्यान से पढ़ते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन बजट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस से ही रिलेटेड है, मतलब जो नेशनल डेट या पब्लिक डेट की चर्चा करें उससे रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन में लिखा गया है, शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बोरोइंग। सरकार जो उधार लेती है, गवर्नमेंट जो बोरोइंग करती है, उसके अंदर काफ़ी सारे जो बोरोइंग होती है बॉन्ड इशू करती है। तो अभी बॉन्ड जो इशू किए जाते हैं उसके अंदर हाउस होल्ड की फाइनेंशियल सेविंग्स भी क्या वहाँ पे रहेगी, तो बिल्कुल रहेगी, क्योंकि अब तो इंडिविजुअल बेसिस पे भी आप लोग बॉन्ड खरीद सकते हैं, या फिर हमारी जो सेविंग्स होती है उसको अगर हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड ने अगर डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रखा है तो वो हमारी ही सेविंग को वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हमने डायरेक्ट ही बॉन्ड परचेज कर रखा है तो भी हमारी सेविंग गवर्नमेंट बोरोइंग के रूप में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। डेटेड सिक्योरिटी इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन फॉर्म्स ए लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। देखिए सरकार जो उधार लेती है, जिसे हम कहते हैं नेशनल डेट, पब्लिक डेट, सोवरन डेट, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटरनल डेट, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब देश के बाहर से, इंटरनल मतलब देश के अंदर से लिया जा रहा है। तो उसके अंदर एक मेजर पार्ट जो होता है फॉर्म्स अ लार्ज कंपोनेंट, वो किसका होता है, ये जो डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं, जो बॉन्ड्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उसका वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट रहता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। 40th जो क्वेश्चन है इसका आंसर चला जाएगा आपका सी। सी इज़ द राइट आंसर। अगेन इस तरह की चीज़ें बेसिक्स में भी हमने डील किया हुआ है, तो इसको अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप डेफिनेटली आप मूव कर सकते हैं। 71st क्वेश्चन पे अगर हम यहाँ पे जाएं तो इसके अंदर लिखा गया, देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है इस क्वेश्चन में, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो करंट और स्टैटिक पोर्शन दोनों को लिंक किया हुआ है। क्या लिखा है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस। अब यूएसए ने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था इसी साल के शुरुआत से ही, जहाँ पे हमने देखा कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। अभी कुछ महीने पहले बढ़ाई थी जब मार्केट क्रैश हुआ था, और हमने इस न्यूज़ को कवर भी किया था। यूएस फेड, ये देखिए 4 वीक पहले का है, इससे पहले भी किया हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, रेट बढ़ाई है। तो हमने इम्पैक्ट भी डिस्कस किया था इस वीडियो के अंदर, ये मैंने डाला है कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो ये FIIs जो हैं ये ऑलरेडी यहाँ पे सेल करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूएस के द्वारा फॉलो की जा रही है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी तो मनी सप्लाई कम होगी, या जो पैसा लिया जा रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो इमर्जिंग इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल फ्लाइट है में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म विथ एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, इसके साथ भी आप जा सकते हैं। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू द कैपिटल फ्लाइट, ये तो हमने देख ही लिया कि यहाँ पे सारा पैसा इन्होंने निकाला। सेकंड स्टेटमेंट भी राइट चला जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ोगे, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डिवैल्यूएशन का क्या मतलब है, सरकार जानबूझ के अपनी करेंसी को जो वो है, जैसे अभी $1 है, अभी 77 है, अगर इसकी प्राइस को और ज़्यादा, वैल्यू को और ज़्यादा डिक्रीज़ किया जाएगा जानबूझ के, लेटेस्ट से 80 हो गया, तो ये हो गया डिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज द करेंसी रिस्क। तो ये क्या डिक्रीज करेगा या इंक्रीज, ये तो इंक्रीज कर देगा करेंसी रिस्क को, क्योंकि पहले अगर किसी ने मान लीजिए $100 ले रखे हैं तो उसे चुकाने होंगे तो लगभग 7,700 रुपये हो गए। अब डिवैल्यूएशन में नीचे आ गया तो यहाँ पे 8,000 रुपये हो गया, मतलब आपका करेंसी रिस्क तो बढ़ रहा है ना, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 1-2 के साथ आप जा सकते हो, इस क्वेश्चन को आपको करना चाहिए। ऑप्शन ए वुड बी राइट स्टेट, मतलब 71 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट यहाँ पे हम मूव करते हैं 72nd जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी से भी लिंक है, और इसलिए हमने इसको इसलिए यहाँ पे इंक्लूड कर लिया क्योंकि ये भी हमने कवर किया था 2 बार, इस टी एस्पेक्ट को कवर किया है। और यहाँ पे ये मैंने एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है लेक्चर का, जिसमें मैंने मेंशन किया था जीएस पेपर 1 या प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। और प्रीलिम्स में इन्होंने इसको पूछा है, क्या पूछा गया है कि कौन से स्टेट हैं अबव आर जनरली नॉन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कौन से स्टेट्स को जनरली टी प्रोड्यूसिंग स्टेट माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश तो नहीं आ रहा है, आंध्र प्रदेश तो नहीं आएगा, और केरल तो डेफिनेटली है। अगर आप इस चार्ट को यहाँ पे देखते हैं तो केरल का जो कंपोनेंट है दिस इज एट द 4th प्लेस, लगभग 6% के आसपास यहाँ पे हम केरल का बांध रहे हैं ना, और फिर कर्नाटक है। तो ये जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उसके अंदर आपके असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये हैं। अब यहाँ पे इनमें से किसी को भी नहीं मेंशन किया है, केवल केरल को मेंशन किया है। अब ये डिपेंड करेगा, इसका आंसर जो है ए जाता है या सी जाता है, ये डिपेंड करेगा यूपीएससी इसको कैसे इंटरप्रेट करता है ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ यूपीएससी के हिसाब से आपका ये चलेगा, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा टी है, कांगड़ा टी को जीआई टैग भी दिया गया है, लेकिन वहाँ पे टी प्रोडक्शन कम है कि उसको टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में आप मानोगे या नहीं मानोगे। इसी तरह से त्रिपुरा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर टी प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन मेजर टी प्रोडक्शन तो असम के अंदर लिमिटेड है। तो इसलिए यहाँ पे ये यूपीएससी के इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करेगा कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इनको माना जाए या नहीं माना जाए, क्योंकि टी प्रोडक्शन तो यहाँ पे है कुछ ना कुछ रूप में। तो यहाँ पे ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इट विल डिपेंड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द यूपीएससी। ठीक है, तो इसको अभी के लिए हम यहीं पे इस तरह से छोड़ते हैं। 73rd क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पे अगर है इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये तो मतलब सिंपल सा है, ये सेबी इसको रेगुलेट करेगी, ये तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, बाकी के 2 स्टेटमेंट बड़े डिफिकल्ट है। आईसीआरए पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर आप ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा है एक्टिव तो पता होगा, अदरवाइज नहीं पता होगा। वैसे ये ट्रेडिंग जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, बीएसई एनएसई पे लिस्टेड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। अगर आपको ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट आता है तो आप कर सकते हो इसका आंसर, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल बाउंसर है, बियॉन्ड योर मतलब बिल्कुल नॉर्मल अगर हम बात करें तो रीच के बाहर है। ब्रिक्सवर्थ रेटिंग इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, लेकिन अगर आपको ये सेकंड थर्ड स्टेटमेंट नहीं पता है, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट पता है कि हाँ आरबीआई तो नहीं करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट, फाइन, और यहाँ पे सेबी करता है। तो अगर आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया है तो यू कैन गेट द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, 73rd का आंसर है बी। 74 पे आते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन अगेन, और बैंक बोर्ड ब्यूरो पे अगर आप देखोगे तो मतलब डिफरेंट फॉर्म में हुआ है रिपीट। इसके अंदर गवर्नर ऑफ आरबीआई इज नॉट द चेयरमैन, आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया, और फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट करते ही आपका आंसर मिल जाएगा, अगेन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था, 74 का बी हो जाएगा आंसर। 75 अगेन ये थोड़ा सा मतलब टफ लेवल पे रहेगा आपका। इन जनरल बच्चे इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं जिस तरीके से इसने कन्वर्टिबल बॉन्ड पे क्वेश्चन पूछा है। बॉन्ड क्या होते हैं? बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जहाँ पे बॉन्ड इशू करने वाली अथॉरिटी क्या कर रही है? बोरो कर रही है, उधार ले रही है। इसमें 2 होते हैं, नॉन कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल में क्या होता है? ऑप्शन होता है कि आप अपना जो डेट है इसको शेयर इक्विटी के अंदर आप चेंज कर सकते हो। तो इक्विटी में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, इसलिए कंपैरेटिवली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लो ऑफर किया जाता है। ऑप्शन टू कन्वर्ट द इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन। बिल्कुल इंडेक्सेशन का मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया है वो जिस तरह से मार्केट है उसके हिसाब से आपकी जो इनकम है वो भी ग्रो कर रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इस स्टेटमेंट को भी ट्रू मान सकते हैं।
तो दोनों स्टेटमेंट हम यहाँ पे ट्रू लेके चलेंगे, सी इसका आंसर सही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन रहते हैं 8-10 क्वेश्चन ओवरऑल 100 में से, इतने बहुत ही ईजी रहते हैं, लड्डू टाइप, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बिल्कुल स्टैटिक। और लेट मी जस्ट मेंशन इट वंस अगेन, जो स्टैटिक पोर्शन है वो हमने इस सीरीज़ में आपका कवर किया हुआ है। ये जो लेक्चर हैं, आई थिंक अभी 26-27 लेक्चर्स हमने किए हैं, इसी सीरीज को हम कंटिन्यू भी करेंगे। नेक्स्ट है नॉन फंजिबल टोकन पे पूछा गया है। नॉन फंजिबल टोकन हमने करंट अफेयर में भी कवर किया था, और डेडिकेटेड इसके ऊपर हमने लेक्चर भी लिए थे। मैंने 2 लेक्चर के स्नैपशॉट भी डाले हैं, और यहाँ से अगर आपने ये लेक्चर देखा होगा यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं? ये अनेबल करते हैं डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल असेट, बिल्कुल सही है। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन एग्जिस्ट ऑन द ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करेंगे। दे कैन बी ट्रेडेड एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन फंजिबल का मतलब ही ये होता है कि आप क्या कर रहे हो। लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम लेक्चर। डिफाइंड बाय देयर वैल्यू, मतलब ये जो होते हैं नॉन फंजिबल क्या होते हैं, ये अपनी यूनिक प्रॉपर्टी से डिफाइन होते हैं, अपनी वैल्यू से डिफाइन नहीं होते हैं। वैल्यू के केस में क्या होगा, अच्छा 50 रुपये है तो 10 रुपये के 5 नोट, या फिर 50 रुपये का दूसरा नोट है, चेंज कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये यूनिक प्रॉपर्टी है, इनको आप एक्सचेंज इस तरीके से नहीं कर सकते कमर्शियल ट्रांजेक्शन में, क्योंकि कोई भी एक पेंटिंग है, उसकी अपनी यूनिक वैल्यू है, उस पेंटिंग को आप किसी भी दूसरे असेट से कैसे चेंज करोगे, फाइन। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं जाएगा, और आपका आंसर बन जाएगा ए, 79 का आपका आंसर बन जाएगा ए। 2 बार हमने कवर किया था, 9 महीने पहले भी, अभी 2 महीने पहले ये अमिताभ बच्चन का भी केस आया था टैक्स इवेजन का, तब भी हमने इसको हिट किया था। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल द इंफॉर्मेशन ऑन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर्स, रिटेंचमेंट, ले ऑफ इन द फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग द वर्कर। तो यहाँ पे लेबर ब्यूरो चला जाएगा आपका। लेबर ब्यूरो इज डूइंग ऑल काइंड ऑफ दीज डिटेल्ड स्टडी, अ काइंड ऑफ रिसर्च वर्क, जो लेबर स्टैट्स है यहाँ पे वो कर रहा है। तो 91st का आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। 64 पे आते हैं, ये करंट अफेयर से है, और इतना इजी नहीं मान सकते जितना देखने में यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क, अभी भी भटला के अंदर है, जो राजस्थान में है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केरल का जो है कोच्चि है आई थिंक, ये जो सोलर वाला है पावर्ड, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। गोवा नहीं है फ्लोटिंग सोलर वाले में, अभी बन रहा है, अभी आंध्रा में, तेलंगाना में कहीं पे ये कर रहे हैं, तो गोवा इज़ नॉट देयर। आपका ऑप्शन बी जो है ये सही चला जाएगा। अगेन बहुत फैक्चुअल है, नॉट इजी टू हिट दिस क्वेश्चन। ओवरऑल अगर हम देखें तो इकोनॉमी के क्वेश्चन थोड़े टफ साइड पे जा रहे हैं, ठीक है ना, इतने इजी या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कम मिल रहे हैं, या तो बहुत फैक्चुअल है या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं। कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ इन्होंने किया है, इसमें कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। ये अभी देखिए गुजरात के अंदर स्टार्ट किया है इन्होंने, लार्जेस्ट सोलर पार्क का काम जो है ये स्टार्ट किया है, बना नहीं है, बना हुआ अभी भी भड़ला सोलर पार्क है वहाँ पे है। और ये कोची एयरपोर्ट है, ये फर्स्ट वर्ल्ड का फुली सोलर पावर्ड आपका एयरपोर्ट इन्होंने बना रखा है। नेक्स्ट आते हैं अनक्लॉज। अनक्लॉज काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर रहा, आई थिंक पिछले 2021 के अंदर 2 बार ये न्यूज़ में रहा था, और हमने कवर किया था ऑल्सो। अगर इसको एक बार देखें, क्या स्टेटमेंट दिया गया है, कोस्टल स्टेट हैज़ द राइट टू एस्टेब्लिश द टेरिटोरियल सी अप टू 12 नॉटिकल माइल। तो आप देखोगे इसमें ये बेस लाइन से 12 माइल तक, नॉटिकल माइल तक आपका ये है टेरिटोरियल सी, ठीक है। फिर उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इस तरह से डिवाइड इन्होंने किया हुआ है। और राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज दिया जाता है टेरिटोरियल सी के द्वारा, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल। मतलब तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही जा रहे हैं, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये न्यूज़ थी 28 अक्टूबर को, जो आपका न्यूज़पेपर था उसमें भी रही थी, और इस तरीके से आप देखेंगे। अगेन दिस इज़ द स्लाइड फ्रॉम द सेम लेक्चर हियर, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू टेरिटोरियल वाटर्स। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं वियतनाम। ये बहुत ही एक जनरल क्वेश्चन दे दिया है, और काफ़ी सारी चीज़ें इकोनॉमी से रिलेट इसमें की गई हैं, बट एक बार ले लेते हैं इसे करंट एस्पेक्ट में। वियतनाम हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, डेफिनेटली है। अगर आप देखोगे इंडो पैसिफिक के अंदर जो मेजर ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं, वियतनाम इज़ वन ऑफ दैट इकोनॉमी हियर। तो ये तो बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जो है मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पार्टी कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे रूल कर रही है। सेकंड स्टेटमेंट अगर आप एलिमिनेट कर देते हो और फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट, यू विल बी गेटिंग योर आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। अगर इस केस में भी नहीं बन पाता है आंसर, तो फिर एक और तरीका यहाँ पे हमारे पास है,
ऑप्शन नंबर आप थर्ड पढ़िए, वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रेंथ है इसकी, एक्सपोर्ट और इसका जो सप्लाई चेन से बहुत अच्छा ये लिंक है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, फोर्थ इज़ ऑल्सो राइट, ग्लोबल काफ़ी सारे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को इसने अट्रैक्ट किया हुआ है। फिफ्थ स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हो अगेन, क्योंकि ये देखिए मोस्ट प्रोडक्टिव ई सेक्टर, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर। दिस इज़ अगेन अ काइंड ऑफ वेरी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। यू कैन गो फॉर द एलिमिनेशन इन दिस केस। तो इसके थ्रू भी जा सकते हो, ये आपको इसी तरह से करना होगा, क्योंकि ये कोई किताब या कहीं पे नहीं है कि आप इतना डिटेल में एक एक देश के बारे में पढ़ेंगे। इसी एजुकेटेड गैस वर्क के थ्रू आपको जाना होगा। सी शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू अस 77 का, ठीक है। 29 इज़ देयर, अगेन बहुत वेग स्टेटमेंट मेंशन किए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये चर्चा में रहा, बजट में भी इसका डिस्कशन रहा था और पिछले साल भी 2-3 बार चर्चा में रहा था। क्या यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये आयुष्मान भारत वाला मिशन नहीं है, ये डिजिटल मिशन है जिसमें डिजिटल आईडीज़ दी जा रही हैं, ठीक है। सभी के हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइजेशन उनका किया जाएगा। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट। अब ये मस्ट यहाँ पे लगा दिया, मतलब कंपलसरी हो गया। हालांकि यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम पे जब ये आया था, हर्षवर्धन जी थे, और उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया था, बाकायदा एक प्रेस स्टेटमेंट भी आया था उनका जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा कंपल्सन नहीं है, क्योंकि इसमें आधार वगैरह कई चीज़ें थी। ये हम मान के चल रहे हैं कि ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है उस बेसिस पे, तो दिस शुड नॉट बी देयर इन द आंसर। ऑप्शन 1 को अगर आप यहाँ पे एलिमिनेट करते हो तो आपके पास ऑप्शन बी ही बचता है जो आंसर के लिए जा रहा है। बी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब थर्ड स्टेटमेंट है ये, तो इन एनी केस सही है। सेकंड स्टेटमेंट के लिए हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वेग है मतलब, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है बी होना चाहिए, है ना। 29 का बी यहाँ पे होना चाहिए। 92nd क्वेश्चन देखते हैं, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सभी के लिए बाउंसर हैं, कोई इसको नहीं पढ़ के जाता है इस तरीके से। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है आपने नाम पहली बार सुना होगा, तो अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे और डिटेल के अंदर इसको देखेंगे, क्योंकि हर बच्चे के लिए सामान्य प्रिपरेशन में नहीं होता है इंक्लूड, इस तरह के टॉपिक्स इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं डिटेल में जाके, जिसके अंदर आप देखेंगे कि हाँ मेजर ये जो कोल स्टेट्स है ये यहाँ पे लेता है कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोग्रेस यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है। इसके अलावा जो भी डिस्प्यूट वगैरह हैं, ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पे आप आ सकते हो। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही जा रहे हैं। फोर्थ स्टेटमेंट इज़ नॉट राइट, इट मीन्स द आंसर शुड बी ए। 92nd का आंसर ए है। इस तरह के क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है उसको अटैम्प्ट ही किया जाए। फिर हमारे पास है इंडियन सैनिटेशन कॉलिशन, इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है, और फिर सेकंड स्टेटमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है। तो सेकंड तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट इन दिस केस। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, ठीक है। काफ़ी सारे मल्टीलेटरल या फिर और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव वी कैन मेंशन कि हाँ दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट होने चाहिए। तो 94 का जो है सी शुड बी द आंसर। यहाँ पे हम रैपअप करेंगे। अराउंड 24 समथिंग क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। लगभग 17 से 18 क्वेश्चन जो हैं कोर इकोनॉमी के हैं, बाकी फिर हमने करंट एस्पेक्ट और इकोनॉमिक्स को लिंक करके ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 24 यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। नेचर अगर हम क्वेश्चंस का देखें टू बी अ काइंड ऑफ टफर साइट, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही ईजी क्वेश्चन जो हैं कम हैं। तो उस बेसिस पे आपकी कट ऑफ भी डेफिनेटली इम्पैक्ट होगी। इसी के साथ हम रैपअप करते हैं। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी आपको देता है घर बैठे कंप्लीट प्रिपरेशन का मौका, और जैसा इस बार का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा अनअकैडमी के साथ रहा है। सो सब्सक्रिप्शन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। यूज़ द कोड RBLIVE टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। सिमिलरली कैन गो विथ आइकॉनिक। ये आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है, केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की फीस स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिल जाते हैं, और आपकी 8 जून से प्राइस हाइक का भी अलर्ट है। नए बैचेस आपके 8 जून से ही स्टार्ट हो रहे हैं। 2023 वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 2024 वाले बच्चों के लिए भी बैचेस रहेंगे। काफ़ी सारे नए ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं, इनके लिए भी आप जा सकते हैं। डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए डेडिकेटेड टीम है, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। CSE एश्योर में अगर 2 साल या उससे ऊपर का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट, यू कैन डेफिनेटली विल बी गेटिंग 1 ईयर एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट। 0% EMI ऑप्शन आपको मिल जाता है। पार्ट फाइंडर की टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।